नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के लोअर परेल इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत की खबर के साथ। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित रेप और फिर हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बच्ची के जो परिवार वाले हैं और अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं वो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। लोगों ने दिल्ली का पंखा रोड बंद कर दिया है और यहीं धरने पर बैठ गए हैं। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुस्सा 9 साल की बच्ची की मौत को लेकर है। बच्ची के घर वालों के मुताबिक रविवार शाम करीब 5:30 बजे बच्ची इसी शमशान घाट में वाटर कूलर से पानी भरने गई थी। लेकिन शाम करीब 6:30 बजे शमशान घाट के पुजारी ने उन्हें बताया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है और जबरन उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें घटना की जानकारी रात 10:30 बजे मिली। बच्ची के अधजले शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की और वाटर कूलर की जांच कराई। बिजली विभाग की टीम ने भी वाटर कूलर की जांच की। पंडित है जो हमेशा लाशों को जलाता है, कभी कोई लाश को उल्टा जलाएगा? ये जो लड़की है इसके शव को उल्टा जलाया गया ताकि उसके अवशेष मिट जाएं, जो उसका रेप हुआ है वो सब मिट जाए। पहले पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन जब SC/ST कमीशन ने मौके का दौरा किया तो उनके कहने पर पुलिस ने रेप, हत्या, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुजारी लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम, सलीम और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि FIR लिखवाते वक्त या जज को दिए गए बयान में घर वालों ने रेप और हत्या की बात नहीं कही थी। खुल के बात जब उन्होंने करी तो बात यही सामने आई कि उन्होंने बताया कि जो एक्यूज है उन्होंने बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है और जिसके आधार पे हम लोगों ने पॉक्सो 376 और 302 जो मर्डर की धारा होती है, डराने धमकाने की 506 वो भी इसमें शामिल कर दिए। और क्योंकि केस संगीन है, SC/ST एक्ट भी है, तो जैसा कि एक्ट में कहा गया है हम लोगों ने ACP को ये केस हैंडओवर कर दिया है, ACP DIO को, जो निष्पक्ष इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वहीं ये मामला राज्यसभा में भी उठा और भीम आर्मी के चीफ बच्ची के घर वालों से मिलने आए। जो यूपी में दोहराया जा रहा है वो दिल्ली में दोहराया जा रहा है। प्रधान मुख्यमंत्री कहाँ है? क्यों नहीं पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच में? और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ हैं, इनकी नाक के नीचे हो रहा है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? क्या पुलिस का काम नेताओं की सुरक्षा करना है? बच्चों की सरकार सुरक्षा कौन करेगा? बहनों की सुरक्षा कौन करेगा? दुख है कि दिल्ली में ये हो रहा है। पूरे मामले को हमारी टीम, जो लीगल टीम है, हमारी एडवोकेट लॉयर टीम है, वो लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हाई कोर्ट में या दिल्ली कोर्ट में। लोगों का ये कहना है कि ये वारदात हाथरस की जघन्य घटना की याद दिलाती है। दिल्ली पुलिस ने उन सभी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस की तकनीकी जांच में क्या कुछ निकल पाता है। लेकिन बच्ची की मौत से सड़कों पर गुस्सा भी है और कई सवाल भी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली में विधायकों के वेतन में इजाफे के प्रस्ताव को केजरीवाल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी कि हर महीने दिल्ली में विधायकों का वेतन भत्ता जो 54,000 होता था वो अब बढ़कर 90,000 हो जाएगा। 2015 से दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ोतरी का जो मामला है वो अटका हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में 67% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में विधायक का मूल वेतन 12,000 से बढ़कर 30,000 रुपए महीना, जबकि कुल वेतन भत्ता 54,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए महीना हो जाएगा। दिल्ली में पिछली बार साल 2011 में विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था। साल 2015 में केजरीवाल सरकार ने विधायकों का वेतन करीब 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा से पास करवा के केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने इस पर लंबी चर्चा की और आखिर में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन साथ ही ये भी सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार विधायकों का वेतन
करीब 90,000 रुपये महीना तक कर सकती है। अब केंद्र सरकार के इसी सुझाव को केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव बनाकर मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता अभी भी कई राज्यों से कम है। जैसे तेलंगाना में 2.5 लाख रुपए, उत्तराखंड में 1,98,000 रुपए, हरियाणा 1,55,000 रुपए, राजस्थान 1,42,500 रुपए, गुजरात 1,05,000 रुपए और यूपी में 95,000 रुपए महीने का वेतन भत्ता विधायकों को मिलता है, जबकि दिल्ली में अभी भी 90,000 रुपए महीना है। 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है। पिछली बार 2011 में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी थी और अब 10 साल के बाद जब इतनी महंगाई हो गई है तब 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। और आज भी दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद पूरे देश में सबसे कम अगर किसी की तनख्वाह है तो वो दिल्ली के चुने हुए विधायकों की। बीजेपी भी केजरीवाल कैबिनेट के इस फैसले का विरोध नहीं कर रही। 2015 में जो प्रस्ताव सदन में पारित किया गया था, दिल्ली की सरकार के द्वारा पेश किया गया था, वो प्रस्ताव चूंकि नियम और कानून का उल्लंघन था और पूरी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसका पालन नहीं किया गया था, उसके कारण उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली और दिल्ली की सरकार ने पिछले वर्ष ही यह प्रस्ताव भेजा दोबारा। 6 महीने से ज्यादा हो गए इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिले, तो इसलिए केंद्र ने फैसला लेने में कोई ना तो देरी की ना कोताही की। अब केजरीवाल कैबिनेट का यह प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी के लिए जाएगा। मंजूरी मिलने पर केजरीवाल सरकार विधानसभा में बिल लेकर आएगी और पास करके फिर केंद्र को भेजेगी। तब जाकर दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता 10 साल के बाद अब बढ़ पाएगा। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और परेशान करने वाली ये खबर अब उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक डॉक्टर पर दिन दहाड़े उनके ही क्लिनिक में तलवार से हमला हुआ है। हमला इस तरह से हुआ कि डॉक्टर का एक हाथ कटकर अलग हो गया, शरीर पर कई चोटें आई हैं और मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह जमीन की लेन देन का विवाद है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा जो चंद मिनट पहले मरीजों को जिंदगी बख्श रहे थे, खुद मौत के मुंह में चले गए। वो एक बुजुर्ग महिला को देख रहे थे, तभी हत्यारा एक हाथ में तलवार और दूसरे में चाकू लेकर घुसा और दोनों से उन्हें काटने लगा। दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से एक तलवार से वो काट रहे थे। हाथ ये पहचान नहीं पाए थे। वो तलवार लेकर आया था और बोरा यहाँ पर पड़ा है। मैं ये भी नहीं देख सका था कि मतलब तलवार बोरे में लाई है, ये मैं ही नहीं जानता हूँ। तलवार बोरे में लाई थी या नहीं लाई थी ये नहीं देखा मैंने। उसकी नंगी तलवार देखी है। तलवार बहुत बड़ी थी, लगभग 6 फुट की होगी। जख्मी डॉक्टर चीखते हुए किसी तरह अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन हत्यारे के दोनों हाथों में चाकू और तलवार देखकर कोई उन्हें बचाने आगे नहीं आया। गेट वहाँ बंद था। सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी। और मैंने आवाज दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज दी आओ भैया बचा लो करके। हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। कंपाउंडर के बुलाने पे पुलिस वहां फौरन पहुंच गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कत्ल के सबूत जुटाए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस सत्य प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दिन दहाड़े किसी डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुस के तलवार से काट दिया जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद को ऑटो से धक्का मारकर उनकी हत्या के आरोपी लखन वर्मा और राहुल का लाई डिटेक्टर समेत 5 टेस्ट होगा, जिसकी अनुमति अदालत ने दे दी है। पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, सस्पेक्ट डिटेक्शन टेस्ट, लेयर्ड वॉइस एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन टेस्ट कराने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जो हमारे दोनों अभियुक्त जिन्हें हम लोगों ने इस कांड में गिरफ्तार किया था,
उसका ब्रेन मैपिंग, उसका नार्को टेस्ट, उसका लेयर्ड वॉइस एनालिसिस, कुल मिलाकर 4 टेस्ट जो हमें गुजरात FSL से कराने हेतु तो हमें आदेश मिल गया है। फर्दर हम लोग गुजरात FSL से इस बारे में संपर्क कर रहे हैं और उनका डेट मिलते ही हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। आज का जो अपडेट यही है। फर्दर जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो बात आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज माननीय न्यायालय में भी हम लोगों ने अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया था। शहरों में इस तरह से आप नो पार्किंग जोन के साइन बोर्ड देखते हैं, नो स्मोकिंग या नो स्पिटिंग जोन देखते हैं, लेकिन मुंबई के बोरीवली इलाके में आखिर नो किसिंग जोन की जरूरत क्यों पड़ी? सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। यह है मुंबई का नो किसिंग जोन। बोरीवली पश्चिम में सत्यम शिवम सुंदरम सोसाइटी ने जॉगर्स पार्क से लगी सड़क पर बड़े बड़े हरफों में यह लिखवा दिया है। सोसाइटी के निवासी कहते हैं इस शांत सड़क पर युगल जोड़ों को रोकने का उन्हें यही सही तरीका लगा। सब कुछ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है ना, इसीलिए हमने सोचा कि हम कुछ इनिशिएटिव्स लेके अगर प्रॉब्लम हमें हो रही है तो वी ओनली सॉल्व। यानी ये लोगों के उनके प्यार पर आप लोगों का कोई प्रतिबंध नहीं है, तकरार नहीं है। हम भी मतलब वी आर ऑल्सो फ्रॉम पास्ट फ्रॉम दैट एज। सोशल मीडिया एवरीवेयर वी हैड पुट और वो वायरल चले गया है। ट्विटर पे भी आई हैड सीन फ्यू नेगेटिव कमेंट्स अबाउट इट वेयर पीपल हैव सेड वी आर अगेंस्ट लव और अगेंस्ट किसिंग, बट वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। तो बनेगा यहाँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लगता है वो सही है तो आप अपने घर के सामने क्यों नहीं करते? प्यार पर प्रतिबंध के इस अनोखे तरीके को लेकर इलाके के ज्यादातर लोग जहां समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोगों को ऐतराज भी है। कुछ तो इफेक्ट हुए, पॉजिटिव इफेक्ट हुए, कुछ भी मतलब आम लोगों की तरफ से मोरल पुलिसिंग कह सकते हैं इसको। आम लोगों तो क्या करेंगे, वो लोग सुनते ही नहीं, तो कायदा ही नहीं है निकालने का। वो कॉर्पोरेटर ने ट्राई है तो हम उसको अटक नहीं सकते ना कि आप इधर से जाओ या कभी आप लोग ने उनको हटाने की और समझाने की कोशिश की? नहीं बोलते तो आप अपना काम करो, इधर क्यों देखते हो आप? व्हाई यू आर सेइंग? आप सीधा चलो, हम कुछ भी कर सकते हैं। If any action is to be taken, that is up to the law and authority to take the action. अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो उसके लिए कानून है। ऐसे नोटिस सड़क पे लगाने से ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। Such which is drawing attention unnecessarily. नए तरह के इस जोन की शहर में इतनी चर्चा और आकर्षण है कि लोग सेल्फी खिंचाने भी आने लगे हैं। एक तरफ नए जमाने में खुलेपन की नई बयार है तो दूसरी तरफ पारंपरिक संस्कार है, और इन सब के बीच नो किसिंग जोन की तकरार नया सवाल खड़ा कर रही है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और ओलंपिक में पदक जीतकर जब देश की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु भारत लौटी तो किस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, दिखाएंगे तस्वीरें आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और देश की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु जब ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत लौटी तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े गूंजे और समर्थकों ने जमकर उनका स्वागत किया। बाद में केंद्र सरकार की तरफ से भी PV सिंधु का औपचारिक स्वागत किया गया। PV सिंधु के स्वागत समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उनकी हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि मौजूदा टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन का कांस्य पदक जीतने वाली PV सिंधु ने रियो ओलंपिक में भी पिछली बार सिल्वर मेडल जीता था, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। It's definitely a proud moment for me and also for the country. Firstly, I would like to thank the government for their support. और भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना कल टोक्यो में सेमीफाइनल में भारत के लिए भिड़ने वाली हैं। लवलीना से पूरे देश को पदक की उम्मीदें हैं। उनके पिता का कहना है कि लवलीना का बचपन से ही ओलंपिक का सपना था। उनके गांव में किस तरह से दिवाली का माहौल है, रतनदीप चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। बहुत बड़ी एक चुनौती थी लवलीना के सामने। जी जी। और उन्होंने सिर्फ मैचेस नहीं जीते मगर एक होप जगाया है। मेडल अश्योर हो चुका है जी। अब आगे आपकी क्या उम्मीद है? जी धन्यवाद। लवलीना की पहली सपना थी वो ओलंपिक में जाएंगे, ओलंपिक में एक मेडल लाएंगे
तो एक तो सपना उनका पूरा हो गया अभी, तो बाद में जो वो गोल्ड जीते या सिल्वर जीते वो तो उनका बोनस होगा, मैं समझता हूँ ऐसे ही। तो वो तो क्योंकि हम लोग का असम में अभी तक ओलंपिक का कोई मेडल किसी ने भी नहीं जीता है, तो ये पहली है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इससे एक्साइट होकर वो गोल्ड ला सकते हैं जी। अगर लवलीना की बात कहें तो उनके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमें पता है कि उनके 2 ट्विन एल्डर सिस्टर भी हैं, वो लोग भी इनिशियली मार्शल आर्ट और किक बॉक्सिंग में इन्वॉल्व थे। किस तरह से उनका लवलीना के चाइल्डहुड में उनका रुझान हुआ स्पोर्ट्स के प्रति? उनका 2 जुड़वा बहन, बड़ी बहन थी, और मेरा 3 बेटियां है, वो लवलीना छोटी है। तो पहले 2010 में जब तीनों मतलब उनका 2 बहन मुआय थाई, इधर में हम लोग का इधर एक मुआय थाई बोल के एक खेल था, उसमें मार्शल आर्ट्स, उसमें उस लोगों ने उसमें एडमिशन लिया था। तो वो 2 बहन जब मुआय थाई में प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, तो ये भी साथ में गए थे, मुआय थाई में प्रैक्टिस किया। बाद में जगह जगह जो कंपटीशन हुआ था उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किया था, तो मेडल भी आया था। जब वो उनका मेडल श्योर हो गया, इसके बाद जीतने के बाद बात हुई फाइनल के सेमीफाइनल्स के लिए, आपने क्या कहा उनको? जब मेडल जीता है तो उसने खुशी, उनका मुंह में तो खुशी नहीं थी। उसे बोला है ये मेडल मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं तो फाइनल तक जाऊंगी, फाइनल खेलूंगी, तो फाइनल में जो मेडल आएगा मुझे चाहिए, तो मुझे गोल्ड चाहिए, ऐसा ही बोला। तो इसमें कोई उनका मुंह में खुशी नहीं थी। सेमीफाइनल में जब वो जीतेंगे तो भी उसका पता चलेगा। आपकी उम्मीद क्या है? जब वो 30 तारीख को जो गेम था उसमें जो जैसा परफॉर्मेंस दिखाया, ऐसा होने से तो वो सेमीफाइनल जीत जाएंगे। गोल्ड मेडल आने वाला है ये तो अभी ऊपर वाला जानते हैं, उनका परफॉर्मेंस में निर्भर करेंगे, आएगा या नहीं आएगा। वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो जरूर आएंगे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।